तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है मेरे दोस्तों, खास तौर से जो हिंदी मीडियम के मेरे दोस्त हैं, जो आरबीएससी से बिलोंग करते हैं, चाहे यूपी बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं, चाहे बिहार से, चाहे मध्य प्रदेश से। मेरे दोस्तों, आप लोगों के आने वाले हैं भैया एग्जाम। अब एग्जाम के अंदर कुछ चैप्टर है मेरे दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लेखांकन समीकरण का चैप्टर हो गया, जैसे जर्नल एंट्री करने वाला चैप्टर हो गया। कैश बुक के बाद से तो हमने वीडियो डाले ही हैं, कैश बुक हो जाएगा। इसके बाद में फिर आगे अभी आप थोड़ा सा और आगे देखोगे तो एक डेप्रिसिएशन करके, मूल्यह्रास करके एक चैप्टर आएगा, वो भी यहाँ पर आप लोगों के आने वाला है हाफ ईयरली के अंदर। तो यहाँ पर देखा जाए तो मोटा मोटी एक चैप्टर है जिसके अंदर तो थ्योरेटिकल पार्ट है सारा का सारा, जिसमें पूरी अकाउंटिंग की थ्योरी बताई गई है। दूसरा एक चैप्टर है जिसमें आपका लेखांकन समीकरण आ जाएगा, और उसी चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्री भी आ जाएगी। हम क्या करेंगे, लेखांकन समीकरण को अलग से वीडियो में कवर करेंगे और जर्नल एंट्री वाले को अलग से वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोनों ही अपने आप में क्या है, बहुत ही बड़े टॉपिक हैं। तो लेखांकन समीकरण अलग, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, लेखांकन समीकरण को करने वाले हैं। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, जनरल एंट्री वाला वीडियो निकालेंगे, जिसमें सिर्फ जनरल एंट्री का वन शॉट बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम आगे, और वैसे तो हमने आगे कैश बुक के वीडियो बनाए रखे हैं, कैश बुक और आगे अन्य सहायक भैया, उनका भी हमने हमारा वीडियो बना हुआ है। पर फिर भी एग्जाम से पहले आपके रिवीजन के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी वन शॉट निकाल देंगे यार। तो इस वीडियो में देखो हम क्या करने वाले हैं, ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे ना, लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ना, वो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं लेखांकन समीकरण, या आप बोल दो भैया अकाउंटिंग इक्वेशन। इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसको अकाउंटिंग इक्वेशन। पहली चीज, इस चैप्टर में थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर के अंदर है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी अगर मैं बोलूं ना, तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक ही इक्वेशन के ऊपर बेस है। आपने देखो 10 तक मैथमेटिक्स तो पढ़ी है, तो आपने इक्वेशन वगैरह थोड़ी तो पढ़ी है, समीकरण वगैरह थोड़े तो पढ़े ही हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण है वो एक ही समीकरण है, और वो समीकरण क्या है, वो समीकरण है आपका असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आप बोलोगे ये असेट्स क्या होती है भैया, असेट्स होती है मेरे दोस्तों संपत्तियां। इसको असेट्स का मतलब हो गया मेरे दोस्तों संपत्तियां। अब ऐसा है, आपकी जितनी भी संपत्तियां हैं वो सारी एक तरफ, और आपकी लायबिलिटी मतलब क्या हो जाएंगे, आपके दायित्व। और आपकी जो कैपिटल, कैपिटल को क्या बोलेंगे भैया, अपन हिंदी में बोलते हैं कैपिटल को पूंजी। तो मेरे दोस्तों पूंजी एक तरफ, यहाँ पर हम सारी संपत्तियां हमारी हो जाएगी भैया अलग। सारे दायित्व और पूंजी को अगर हम मिला देंगे तो वो किसके बराबर होंगे, हमारी संपत्तियों के बराबर होंगे। अब मेरे दोस्तों देखो, हो यहाँ पर क्या रहा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना ये आपने अगर इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ रखी है ना, ये इक्वेशन बस, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा चैप्टर बैठने वाला है। देखो होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि संपत्तियों में कौन कौन सी चीजें आएगी, लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, और पूंजी अपने आप में क्या होती है। तो ये चैप्टर हम तभी कर पाएंगे जब आपको ये याद होगा कि असेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, मेरा मतलब है संपत्तियों में हम किन किन को कंसीडर करते हैं, लाइबिलिटी में हम किन किन चीजों को लिखते हैं, और पूंजी क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे को देखो ये समझना होगा कि असेट्स में अपने कौन कौन से आइटम आते हैं, यहाँ पर किन किन को हम संपत्तियों में शामिल करेंगे। देखो ऐसा है कि तुम्हारा घर है, तुम जिधर रहते हो वो घर क्या है, तुम्हारी संपत्ति है। तो हम संपत्ति, और जो तुम्हारा फर्नीचर तुम काम में ले रहे हो घर के अंदर, तुम्हारे पास में तुम्हारी गाड़ी है, साइकिल है, जो भी है, वो सारी क्या है, तुम्हारी संपत्ति कहलाती है। तो हम संपत्ति किसको बोलेंगे, संपत्ति हम उसको बोलेंगे जिसके ओनर कौन है, जिसके ओनर हैं भैया हम, यानी जिस पर अधिकार किसका है, हमारा है। हमने उसको पैसे देकर खरीदा है, कोई ना कोई मूल्य चुकाकर हमने क्या करा है, उसको खरीदा है, वो क्या कहलाती है, हमारी संपत्ति कहलाती है। अब ऐसे ही क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस की भी क्या होती है मेरे दोस्तों, संपत्ति होती है। बिजनेस की बिल्डिंग होती है, बिजनेस में लगा हुआ फर्नीचर उसकी संपत्ति होती है, जो मशीनरी उसने लगा रखी है काम करने के लिए वो उसकी संपत्ति होती है। तो संपत्ति वो सारी चीजें होंगी जिनके लिए क्या करा होगा, उसने कोई ना कोई मूल्य चुकाया होगा, और उस पर किसका अधिकार होगा, उस बिजनेस का अधिकार होगा। उसका जो ओनर है, जो उसका स्वामित्व है, वो किसके पास में होगा, ओनर के पास में होगा। तो देखो अगर हम संपत्तियों के कुछ उदाहरण देखें,
तो उदाहरण में जो सबसे पहला उदाहरण आ जाता है वो आ जाता है मेरे दोस्तों कैश। भैया एक बिजनेस है, उसमें जो कैश लगा हुआ है, वो जो कैश जो है वो क्या उसकी संपत्ति है। दूसरा, जो कैश उसका बैंक में पड़ा हुआ है ना मेरे दोस्तों, वो भी यहाँ पर क्या करते हैं हम शामिल करते हैं। तो बैंक में पड़ा हुआ कैश भी क्या हो जाएगा यहाँ पर शामिल हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, बिजनेस में क्या होगा, उसने कुछ मशीनरी लगा रखी होगी, ठीक है। उसने बिजनेस में क्या रखा होगा, कुछ फर्नीचर लगा रखा होगा, ये आ गया आपका फर्नीचर। और क्या है, मशीनरी। फर्नीचर कहाँ चला रहा है भैया, कोई ना कोई बिल्डिंग तो होगी उसके पास में, तो ये बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, उसकी संपत्ति हो जाएगी। तो कैश हो रहा है, बैंक हो रहा है, मशीनरी हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है, बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग भी आ जाएगा। और अगर उसने लैंड, अगर कोई जमीन परचेज कर रखी है तो वो भी किसके अंदर आ जाएगी भैया, संपत्ति में ही आ जाएगी। अब ये सारी चीजें तो वो आइटम है जो आप पहले से जानते हैं, जिनको आप बड़ी आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ टॉपिक की तरफ, जैसे जो हो रहे हैं आपके डेटर्स। अब भैया ये डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं मेरे दोस्तों देनदार। देनदार वे लोग होते हैं जिनको हमने क्या करा होता है, उधार माल बेचा होता है। जिनको हमने उधार में माल बेचा है वो क्या कहलाते हैं, हमारे देनदार कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलो तो क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। तो वे लोग जिनको हमने उधार माल बेचा है, उन लोगों से हम जितना पैसा मांगते हैं वो पैसा भी क्या है, हमारी संपत्ति है। जब तक वो हमें पैसे नहीं दे देते तब तक हमारा पैसा एक तरीके से उनके पास पड़ा हुआ है, उतने मूल्य की संपत्ति उनके पास में पड़ी हुई है, जो कि क्या है, हमारी है। देखो यदि हम कोई चीज खरीद के लेके आते हैं बाजार से, तो जैसे मान लो मैं ये पेन खरीद के लेके आया बाजार से, तो ये पेन मान लो 200 रुपए का है, तो मैंने क्या करा, 200 रुपए उसको दिए और ये पेन उससे ले लिया। जैसे ही मैंने उससे ये पेन लिया और इसके बदले में उनको मूल्य चुकाया, तो इसका स्वामित्व किसके पास में हस्तांतरित हो गया, मेरे पास में हस्तांतरित हो गया। यानी किसी भी वस्तु का स्वामित्व किसी के पास तब हस्तांतरित होता है जब वो इसके बदले में उसका कोई मूल्य चुका देता है। अगर उसने कोई मूल्य नहीं चुकाया है तो उसका स्वामित्व भी हस्तांतरित नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो देनदार हैं, इन्हें हमने क्या करा है, उधार में माल दिया है, उन्होंने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो इसीलिए उनके पास पड़ा हुआ वह माल क्या कहलाएगा, हमारा स्वामित्व कहलाएगा उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसके बदले में उसका मूल्य नहीं चुकाया है। तो यहाँ पर इसीलिए हम जितना हमने माल उनको दे रखा है उतनी प्राइस का अमाउंट हम कहां पर लिख देंगे, यहाँ पर संपत्ति में लिख देंगे। और किस नाम से लिखेंगे भैया, देनदार नाम से, डेटर्स नाम से लिखेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, तो जैसे एक बिल्स रिसेबल करके आएगा जिसको हम बोलेंगे भैया प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र, देखो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे, इसका एक अलग से चैप्टर है, हम उसके अंदर इसको अलग से समझेंगे। फिलहाल तुम इतना समझ लो इसके अंदर कि ये विपत्र वे विपत्र होते हैं जिनसे आपको भविष्य में पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लेना। अब देखो मैंने ये कुछ आइटम आपके लिख दिए हैं असेट साइड में, ये आइटम आपको याद होने चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने ये आइटम याद नहीं करे तो हम ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे, आप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, गिनती का आइटम है, कैश हो रहा है भैया, बैंक हो रहा है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, देनदार है और बिल्स रिसीवेबल है। ये कुछ आइटम हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने आपको आइटम लिखाए हैं भैया किसके, संपत्ति के। अब मैं आपको आइटम लिखाता हूं मेरे दोस्तों दायित्व के। तो अगर दायित्व के आइटमों की बात करें तो दायित्व का मतलब होता है कि वह राशि जो हमें किसी को चुकानी है, या फिर हमने क्या करा है, हमारे पास में कोई कैश पड़ा है या हमारे पास में कोई धन पड़ा है या हमारे पास में कोई संपत्ति पड़ी है, वो ऐसी संपत्ति या वो ऐसा धन है जिसे हम अभी काम में ले रहे हैं पर वह हमारा है नहीं, हमें एक निश्चित समय के पश्चात या तो उसका मूल्य चुकाना होगा या फिर हमें वो वस्तु वापस देनी होगी। जैसे मान लो आपने बैंक से क्या ले लिया मेरे दोस्तों, लोन ले लिया। बैंक से आपने लिया भैया ऋण, लोन मतलब हो गया भैया ऋण। अब ये ऋण आपने 5 लाख रुपए का आपने ऋण ले लिया। अब आपने ये ऋण लिया है मान लो 8 सालों के लिए, तो 8 सालों तक आप ये पैसा काम में ले सकते हैं 5 लाख रुपए, परंतु आपको 8 साल बाद में ये 5 लाख रुपए ब्याज समेत वापस से बैंक को चुकाना होगा। तो देखो 8 सालों तक ये पैसा हमारे पास पड़ा तो रहा, हमने इसे काम में भी लिया,
पर फिर भी ये हमारी संपत्ति नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा दायित्व, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, चुकाना है एक समय पश्चात। तो देखो लोन जो है वो भी किसका एक उदाहरण है, लायबिलिटी का उदाहरण है। और एक क्रेडिटर आएंगे सबसे ज्यादा तुम्हारी आंखों के सामने। क्रेडिटर का मतलब हो गया मेरे दोस्तों लेनदार। लेनदार वे लोग होते हैं जिनसे हमने उधार पे माल क्रय किया होता है। हमने माल क्या खरीदा है, इनसे उधार में खरीदा है। तो ये वे लोग क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर कहलाएंगे। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तुमने उधार लेके आए हो माल तो एक समय बाद उसको पैसे तो चुकाने होंगे ना आपको वापस। तो देखो वही वाली बात आ गई, चुकाने वाली बात आ गई। चुकाने वाली बात आ जाएगी तो क्या कहलाएगी, वो लायबिलिटी कहलाएगी। और अगर हम उदाहरण की बात करें इसके अंदर आगे जाके, तो एक बिल्स पेएबल करके भी आएगा। तो बिल्स पेएबल का मतलब हो गया वे विपत्र जिनको आपको क्या करना है, आगे जाके जिनके पैसे आपको चुकाने हैं, वो कहलाएगा क्या, आपका बिल्स पेएबल। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कुछ मैंने आपके सामने उदाहरण दिए हैं, जैसे लोन हो गया, जैसे क्रेडिटर हो गया, जैसे बिल्स पेएबल हो गया। ये सारे हम किसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर लायबिलिटी में शामिल करेंगे। और पूंजी, पूंजी मतलब कैपिटल। तो कैपिटल तो क्या होती है, कैपिटल रिप्रेजेंट करती है ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का मतलब हो गया जो व्यवसाय का स्वामी है, उस स्वामी ने जितना धन लगा रखा है बिजनेस में, उसको कौन दिखाएगा भैया, पूंजी दिखाएगी। देखो ऐसा है, जो तुम्हारा ओनर है ना, वो जो तुम्हारा स्वामी है, उस स्वामी का नाम हमारे बिजनेस में कहीं पर भी नहीं दर्शाया जाता। हम उसके नाम की बजाय क्या लिखते हैं, कैपिटल। जैसे एक व्यवसायी है जिसका नाम क्या है भैया, श्याम। तो श्याम ने 5 लाख रुपए लगाकर व्यवसाय क्या करा, प्रारंभ करा। अब उसने क्या करा, ये सारा का सारा पैसा श्याम ने किसको दे दिया भैया, बिजनेस को दे दिया। सारा पैसा किसको दे दिया, बिजनेस को दे दिया। तो देखो हमारे यहाँ पर एक अवधारणा काम करती है, वो अवधारणा होती है पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा ये बोलती है कि भैया इन दोनों के बीच में ना अंतर है। मतलब ये बिजनेसमैन अपने आप में अलग है और बिजनेस अपने आप में क्या है, अलग है। तो यहाँ पर जो श्याम है उसने जो पैसा यहाँ पर बिजनेस में लगाया है 5 लाख रुपए का, तो एक तरीके से ये पैसा बिजनेस का नहीं है। बिजनेस को किसने दिया है, उसके स्वामी ने दिया है। ये पैसा बिजनेस का नहीं है। इसीलिए हमने इस पैसे को कहां पर दिखा रखा है, देखो किसके साथ में दिखा रखा है, इसको लायबिलिटी के साथ में दिखा रखा है। क्योंकि ये पैसा हम मानते हैं कि हमारा नहीं है, ये पैसा किसका है भैया, ओनर का है। एक समय बाद जब भी व्यवसाय बंद करने की बारी आएगी, हमें मतलब बिजनेस को ये पैसा दोबारा से किसको चुकाना पड़ेगा, उस व्यवसाय के स्वामी को चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो स्वामी होता है उसका नाम कहीं पर भी व्यवसाय के अंदर नहीं आता। उसके नाम को हम किससे दिखाएंगे, उसके द्वारा जो लगाया गया पैसा है उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, कैपिटल के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल किसको दिखा रही है, व्यवसाय के स्वामी को दिखा रही है, व्यवसाय को ओनर को दिखा रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको आप क्या करा करो, बार बार रिपीट करा करो, बार बार देखा करो, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, फिर दोबारा लिख दो असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन है। अच्छा, इस अकाउंटिंग को मैं थोड़ा बहुत घुमा सकता हूँ। जैसे अगर मुझे मान लीजिए लायबिलिटी दे रखी है और मुझे कैपिटल दे रखा है, तो मेरी असेट निकल जाएगी। जैसे मान लो मुझे प्रश्न में ये बताया गया है कि 5 लाख रुपए की क्या है भैया, लायबिलिटी है, और 3 लाख रुपए की क्या है, पूंजी है। तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख में 3 लाख जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर 8 लाख की क्या निकल के आ जाएगी, मेरी संपत्ति निकल के आ जाएगी। तो मैंने क्या करा है, मुझे 2 आइटम दे रखे हैं, मुझे लायबिलिटी दे रखी है और क्या दे रखा है, मुझे कैपिटल दे रखा है। तो उन दोनों को जोड़कर मैंने क्या निकाल लिया भैया, मेरी संपत्ति निकाल ली। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, मान लो मुझे असेट संपत्ति दे रखी हो, मुझे लायबिलिटी दे रखी हो और मुझे कैपिटल ना दे रखी हो और मुझे कैपिटल निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा सा हेर फेर करूंगा, कैपिटल ले आऊंगा इधर, असेट ले आऊंगा इधर। तो देखो क्या होगा, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। और भी मैं तोड़ मरोड़ सकता हूं, जैसे मुझे लायबिलिटी ना दे रखी हो और लायबिलिटी निकालनी हो, तो लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, और असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो है ही सही। तो मेरे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसको ध्यान रखना,
ये तीनों ही चीज़ें क्या है, एक जैसी ही है, तीनों एक ही चीज़ है, एक ही इक्वेशन है। आप असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बोल दें, चाहे कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी बोल दें, चाहे लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल बोल दें, एक ही बात है। अब आप बोलेंगे भैया ये सारी बात तो आपने बता दी, अब एक बात तो ये बताओ कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी कैसे, कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो अगले पन्ने पे जाते हैं अपन और आपको बनाना बताते हैं। अगले पन्ने पे कैसे जाएंगे भैया, तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये आ गया आपका नया पन्ना। चलो अब देखो क्या करना है आपको, ऊपर नीचे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलो यार, कुछ कुछ चीज़ें नई नई सीखते रहते हैं तो उसमें दिक्कत आती रहती है। पहले किसी और चीज़ पे कर रहे थे, अभी किसी और चीज़ पे कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखो बनाते हैं अपन। तो क्या करने का है, थोड़ा जुकाम हो रखा है यार, मैनेज करना बीच बीच में ये आवाज़। अब मैं कोशिश करूँगा कि ना करूँ, पर फिर भी क्या करें, अब ये तो नेचुरल चीज़ है भैया, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो चलो ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन अपन यहाँ पर कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा कुछ इस तरीके से होता है। अभी अभी जो हमने इक्वेशन बनाई, अभी अभी जो हमने समीकरण बनाया, उस समीकरण को देखते हुए ही हम क्या बनाते हैं, देखो इसका परफॉर्मा बनाते हैं। देखो कैसे बनता है परफॉर्मा, ऐसा है, आप क्या करें, एक लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लें। जैसे अब आपको क्या करना है, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये वाली साइड थोड़ी सी छोटी रखें और ये वाली साइड जो बीच वाली जगह है उसको आप रखें थोड़ा सा बड़ा। देखो पहले एक बार देख लें, फिर आप भी बना लीजिएगा। करना क्या है आपको, देखो ऐसा है, ये हो गई आपकी इसको आप बोलोगे भैया पर्टिकुलर। ये आपकी हो गई भैया पूरा का पूरा, ये वाला कॉलम हो गया आपका संपत्ति का, असेट का। यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली साइड तो हो गई भैया लाइबिलिटी, यहाँ पर लगाता हूँ प्लस और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या भैया, कैपिटल। अब एक छोटी सी लाइन बीच में और डाल देते हैं तो पता चल जाएगा। अब देखो ऐसा है मेरे दोस्तों, ये बन गया इसका परफॉर्मा। अब हमें करना क्या है, जितनी भी संपत्ति अगर मान लीजिए आती जाएगी क्वेश्चन में, हमें जैसे जैसे वो असेट देता जाएगा, हम कहाँ लिखते जाएंगे, इधर लिखते जाएंगे। लाइबिलिटी देगा तो हम कहाँ लिखेंगे भैया, इधर लिखेंगे, और कैपिटल कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन उठाएंगे आपकी बुक का और करके देखेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो आपकी बुक में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कहाँ है भैया, क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका एक उदाहरण है और क्या बोल रहा है ये, प्रत्येक लेन देन का विश्लेषण कर यह दिखाइए कि हर स्थिति में परिसंपत्तियां, देयताएं वे पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ा, तथा लेखांकन समीकरण असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल संतुलित ही रहे, ये भी आपको बताना है। तो देखो ऐसा है, हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है ना वही तो लिखा है। देखो यहाँ पर ये पूरा कॉलम क्या एसेट्स का, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो मैंने कुछ गलत थोड़ी ना लिखा है। वो जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो मैंने ऐसे कैसे क्या कर दी, यहाँ पर सेट कर दी। अब देखो यहाँ पर जो इसका पहला पॉइंट है उसे अगर मैं पढ़ूं तो ये क्या बोल रहा है, 8 लाख रुपए की पूंजी व 50,000 रुपए के माल के स्टॉक से व्यवसाय प्रारंभ करा। अब देखो कोई भी व्यवसाय ना सिर्फ कैश लगा के, जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ कैश लगाया और कैश लगा के क्या करे, वो व्यवसाय को प्रारंभ करे। कई बार उसके पास में कुछ संपत्तियां भी पड़ी हो सकती है, जैसे उसके पास में कुछ स्टॉक पड़ा है, या उसके पास में कोई
फर्नीचर पड़ा है, तो उसने क्या करा, वो जो घर पे उसका फर्नीचर पड़ा था उसको क्या कर दिया, उसने कहाँ काम में ले लिया, आपके बिजनेस में काम में ले लिया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो जो जो भी चीजें लगाएगा वो सारी क्या कहलाएगी, उसकी कैपिटल कहलाएगी, उसकी पूंजी कहलाएगी, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे भैया स्टार्टेड बिजनेस। अब देखो उसने जो जो भी लगाया, उसने क्या लगाया, एक तो लगाया उसने पैसा, 8 लाख रुपए की पूंजी लगाई। अब पूंजी क्या है, धन है, कैश ही है। और क्या लगाया उसने, 50,000 रुपए का माल लगाया। तो देखो दो चीजें लगाई उसने, लगाया भैया एक तो कैश, और उसने लगाया मेरे दोस्तों यहाँ पर स्टॉक। अब मैंने आपको देखो संपत्ति और दायित्व बताए थे, तो यहाँ पर जो कैश है वो भी किस में आएगा, संपत्ति में आएगा, और ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक भी किस में आएगा, संपत्ति में ही आएगा। तो देखो ये रही आपकी असेट साइड। असेट साइड में हम दोनों चीजें लिख देंगे। असेट साइड में हम लिख देंगे भैया कैश, और असेट साइड में हम क्या लिख देंगे भैया, स्टॉक भी लिख देंगे यहाँ पर। तो देखो कैश कितना लगाया उसने, 8 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे 8 लाख रुपए किसके नीचे लिखेंगे, कैश के नीचे। और उसने स्टॉक कितने का लगाया, 50,000 रुपए का, तो स्टॉक में क्या लिख देंगे भैया, 50,000 रुपए, बीच में लगा देंगे भैया इनके प्लस। यानी कैश भी संपत्ति है और स्टॉक भी क्या है, संपत्ति है। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 8,50,000 रुपए की कुल संपत्ति है हमारी। और ये 8,50,000 रुपए हम कहाँ लिख देंगे भैया, कैपिटल में लिख देंगे 8,50,000 रुपए, क्योंकि ये सारा का सारा ही क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि ये सारा ही बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया गया धन है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर। इसमें बोल रहा है 15,000 रुपए का अग्रिम भुगतान कर 3 लाख रुपए मूल्य के प्लांट का क्रय किया, जिसकी शेष राशि का भुगतान बाद में होगा। देखो ऐसा है कि उसने 3 लाख रुपए का क्या खरीदा है, यहाँ पर 3 लाख रुपए का उसने यहाँ पर एक प्लांट खरीदा है, और उसने क्या करा, उसमें 15,000 रुपए का तो भुगतान कर दिया, और उसके बाद में अभी उसने आगे का भुगतान नहीं करा है। बस 15,000 रुपए का ही भुगतान करा है क्या, इसके अलावा और किसी का भुगतान नहीं करा है उसने। एक सेकेंड यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ, उसने 15,000 रुपए का ही भुगतान करा है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर किसी भी राशि का दूसरा भुगतान नहीं करा। तो देखो ऐसा है, जब भी ये हमने जो चीजें लिखी है, हमने यहाँ कैश लिखा है, स्टॉक लिखा है, इनमें अगर वृद्धि होगी, मतलब अगर मैंने साल के बीच में किसी भी रीजन से माल बेचने से या कैसे भी करने से पैसा आएगा, तो वो क्या करता जाऊंगा, मैं इस कैश के अंदर और जोड़ता चला जाऊंगा। और अगर कैश चला जाएगा किसी भी कारण से, तो क्या करता जाऊंगा, मैं यहाँ पर माइनस करता जाऊंगा। ऐसे जो स्टॉक है, अगर मैंने और माल खरीदा तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्टॉक में लाके उसको जोड़ दूंगा। और अगर मैंने माल को क्या कर दिया, बेच दिया, तो यहाँ पर मैं स्टॉक में से क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने प्लांट खरीद लिया 3 लाख रुपए का, और उसके बदले 15,000 रुपए क्या करा है, हमने चुकाए हैं, और बाकी के पैसे हम क्या करेंगे, बाद में चुकाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं परचेज मशीनरी। अब देखो पहली चीज तो मशीनरी जो हमने खरीदी है, वो मशीनरी भी क्या है, एक संपत्ति है। तो संपत्ति में हम एक और कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, मशीनरी लिख देंगे। लिख दी मशीनरी। अब देखो मशीनरी कितने की खरीदी, 3 लाख की, तो मशीनरी के नीचे क्या लिख दो भैया, 3 लाख लिख दो। अब क्या आपने इस 3 लाख के बदले में कुछ चुकाया है, हाँ आपने 15,000 रुपए कैश चुकाए हैं। तो देखो 15,000 रुपए आपके यहाँ से चले जाएंगे, तो आप कैश में से 15,000 रुपए क्या कर देना, माइनस कर देना। देखो मैंने माइनस ना लिखकर क्या लिख दिया, ब्रैकेट बना दिया। तो ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये संख्या क्या है, माइनस की संख्या है। तो देखो मैंने 3 लाख रुपए लिखा मशीनरी में, और 15,000 रुपए क्या लिख दिए मैंने यहाँ पर कैश में लिख दिए। अब आप बोलोगे कि यार ये बाकी के अमाउंट का क्या, 2,85,000 का क्या जो नहीं दिया है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो 2,85,000 हमने नहीं दिया है, ये हमें देना तो है एक समय बाद, यानी एक समय बाद चुकाना है। तो यानी ये क्या हो गया, हमारे लिए दायित्व हो गया। तो देखो दायित्व सारी साइड में आएंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भैया, क्रेडिटर लिख देंगे। और बिल्कुल ये परचेज जो मशीनरी वाली जो लाइन है हमारी, बिल्कुल उसी की सीध में हम जाते हुए यहाँ पर 2,85,000 क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के 3 लाख का हिसाब हो गया पूरा। 3 लाख की मशीनरी आ गई, जिसमें से 15,000 रुपये हमने चुका दिए। तो जो चुका दिए वो तो हमने कैश में से कर देंगे माइनस, और उसके बाद में 2,85,000 क्या करेंगे, हम क्रेडिटर्स में डाल देंगे। जो हमने नहीं चुकाए हैं उससे क्या बना देंगे, हम हमारे दायित्व बना देंगे। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम इस पहले पॉइंट के बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं,
और हो गया काम। देखो हमें हर लेन देन के बाद में ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन ये हर बार हमें साबित करनी पड़ेगी कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो देखो हम साबित करते हैं। यहाँ पर 8 लाख में से 15,000 चले गए हमारे कैश के, तो अब हमारे पास में कैश कितना बच गया? हमारे पास में कैश बच गया 7,85,000 का कैश बच गया। 50,000 रुपये का स्टॉक भी अभी तक ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और 3 लाख रुपए की क्या आ गई? मशीनरी आ गई। तो देखा जाए तो जो आपकी संपत्ति वाली साइड है, वो संपत्ति वाली साइड की टोटल कितनी आएगी? हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7,85,000, 50,000 और 3 लाख। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 11,35,000 रुपए। तो इनकी टोटल आ रही है 11,35,000 रुपए की। वही हम अब इधर की टोटल लगाएंगे, लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को मिला के लगाएंगे। तो 2,85,000 तो यहाँ पर है और 8,50,000 रुपीज यहाँ पर है। तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 2,85,000 और 8,50,000, 11,35,000 रुपए की टोटल यहाँ पर है। तो देखो यही तो था हमारा असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी इधर वाला कॉलम और इधर वाला कॉलम दोनों क्या होने चाहिए? हमेशा हर एक लेन देन के बाद में बराबर आने चाहिए। अब देखो ये कार्यक्रम तो हमारा हो गया है, हमें क्या करना है? इसको हटा देना है। अब हम क्या करते हैं? देखो आगे बढ़ते हैं और दूसरी लेन देन पढ़ते हैं। तीसरी लेन देन, बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा कराए। अब देखो यहाँ पर तीसरा हम लिखते हैं भैया बैंक में जमा, बैंक डिपॉजिट। बैंक में डिपॉजिट कराया। भैया बैंक में क्या डिपॉजिट कराया होगा आपने? बैंक में कैश ही तो डिपॉजिट कराया होगा आपने। तो यहाँ पर आपका जो कैश है ना, वो 6 लाख रुपए से यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, 6 लाख रुपए से चला जाएगा। तो 6 लाख रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पर हम एक नया अकाउंट बनाएंगे अब यहाँ पर असेट साइड में, जिसका नाम क्या होगा? बैंक। क्योंकि बैंक खाता पहले तो था नहीं, अभी खोल दिया। और मैंने आपको बताया था कि बैंक भी किस में शामिल किया जाएगा? संपत्तियों में शामिल किया जाएगा। तो बैंक में हम कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों? इसी की सीध में 6 लाख रुपए लिख देंगे। यहाँ पर ना ही तो किसी तरह की कोई दायित्व में परिवर्तन आएगा, ना ही किसी तरह की पूंजी में परिवर्तन आएगा। पूंजी में परिवर्तन सिर्फ किन कारणों से आएगा वो मैं अभी आगे बताऊंगा। यदि व्यवसायी और पूंजी लगाएगा तो फिर पूंजी में परिवर्तन आएगा, या फिर व्यवसाय पूंजी निकाल लेगा तब पूंजी में परिवर्तन आएगा। और अगर व्यवसाय में अगर उसने कुछ खर्चा करे हैं, कुछ एक्सपेंस करे हैं, तो पूंजी में परिवर्तन आएगा। और अगर कोई इनकम हुई है तब पूंजी में परिवर्तन आएगा। इसके सिवा पूंजी में और किसी भी रीजन से परिवर्तन नहीं आता है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बस इतना ही काम करना था हमारे को जितने भी हम लेन देन कर रहे हैं ना, वो लेन देन दिखानी होती है कि भैया वो लेन देन का किस तरीके से असर पड़ रहा है। तो मेरे दोस्तों देखो ऐसा है कि कैश हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? कैश हमारे यहाँ से खाली हो गया है। तो देखो पहले कैश था हमारा 7,85,000 का, अब हमारा हमने बैंक में जमा करा दिया, तो अब हमारे पास कितना बच गया? 1,85,000 ही बच गया। प्लस वही आगे 50,000, कोई चेंज नहीं है। वही 3 लाख रुपए हमारे मशीनरी, कोई चेंज नहीं है। हमारे 6 लाख रुपए के एक बैंक और हो गया। तो यहाँ पर देखो अभी हम टोटल लगाएंगे ना, तो कुछ नहीं, देखो हमने देखो कैश में कम करा और बैंक में क्या कर दिया? 6 लाख रुपए लिख दिया। तो अभी भी हमारी टोटल वही 11,35,000 आ रही है संपत्ति साइड की, और लायबिलिटी साइड में तो कोई चेंज करा ही नहीं। तो वहां की टोटल भी कितनी आ रही है? 11,35,000 ही आ रही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसमें ये बोल रहा है कि ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए माल का फर्नीचर खरीदा व चेक से भुगतान करा। तो हमने क्या करा कि ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए मूल्य का फर्नीचर खरीद लिया और उसका भुगतान किससे कर लिया? चेक से कर लिया। तो देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है और हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? परचेज फर्नीचर। तो देखो फर्नीचर हमने खरीदा, तो फर्नीचर भी क्या है मेरे दोस्तों? एक संपत्ति ही तो है। तो फर्नीचर में हम लिख देंगे कितना, कितने का फर्नीचर खरीदा भैया? फर्नीचर खरीदा है यहाँ पर 1 लाख रुपए का। यहाँ पर क्या खरीदा है मेरे दोस्तों? फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर में क्या लिख देंगे? 1 लाख। पर हमने बदले में क्या चुकाया है? बदले में हमने चेक काट के दिया है। तो जब भी हम किसी को चेक काट के देंगे तो उसका भुगतान कहाँ से होगा? उसका भुगतान होगा बैंक से। तो यानी ये 1 लाख रुपए कहाँ से कटने वाले हैं? हमारे बैंक से कटने वाले हैं। तो देखो ये बैंक 6 लाख रुपए है ना, इसके नीचे जाके 1 लाख रुपए क्या कर दो? माइनस कर दो। अब हम क्या करेंगे? देखो इसके नीचे एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हर बार हमें बताना होगा ना। तो देखो बताएंगे हम। तो देखो
कैश में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, 185 ऐसे के ऐसे। स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, 50,000 रुपये ऐसे के ऐसे। 3 लाख रुपए हमारे मशीनरी के भी ऐसे के ऐसे। हमारे बैंक में परिवर्तन आ गया, पहले हमारा बैंक था 6 लाख रुपए का, पर हमने 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो अब हमारे बैंक में पैसे कितने रह गए, 5 लाख ही रह गए। पर हमारे पास में एक नई संपत्ति आ गई फर्नीचर, उसके आ जाएंगे 1 लाख रुपए। तो देखो हमने संपत्ति साइड में से तो 1 लाख रुपए घटाए और संपत्ति साइड में दोबारा से नए नाम से 1 लाख रुपए जोड़ दिए, तो फिर से यहाँ पर जो टोटल है वो 11,35,000 ही आएगी। और लाइबिलिटी साइड तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो 11,35,000 रुपए लाइबिलिटी साइड भी वही टोटल आती रहेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम यहाँ लिख देते हैं वापस से वही टोटल 2,85,000 लिखना पड़ता है हर बार, ऊपर नहीं लिखा हमने, इधर भी लिख देते हैं 2,85,000 और 8,50,000। अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, अब आगे पढ़ेंगे। देखो आगे बोल रहा है 80,000 रुपये मूल्य का नकद माल व 35,000 रुपये मूल्य का उधार माल खरीदा। यहाँ पर हमने क्या करा है, माल खरीदा है, तो दोनों को क्या करते हैं हम अलग अलग लिखते हैं। सबसे पहले तो माल खरीदा, तो हम यहाँ पर कर देंगे भैया पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे भैया परचेज गुड्स, माल खरीदा है हमने। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 80,000 रुपए का माल नकद और 35,000 रुपए का माल उधार। तो कुल मिला के माल कितना खरीद लिया, 80,000 और 35,000, तो कुल मिला के 1,15,000 रुपए का माल हमने अगर खरीद लिया। तो तुम्हारा माल मतलब क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक की सीध में जाओ और स्टॉक की सीध में जाके 1,15,000 रुपए क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि भैया नया माल आ गया है हमारे पास में। 50,000 का तो पहले ही पड़ा हुआ था और 1,15,000 रुपए का हमने और खरीद लिया। अब जो नकद देके खरीदा है वो तो क्या कर दो, कैश में जाके माइनस कर दो, और जो उधार खरीदा है उसके क्या बना दो, हमारे क्रेडिटर बना दो। तो देखो 80,000 रुपए का तो क्या खरीदा है, नकद खरीदा है, तो देखो कैश में जाएंगे और 80,000 रुपए क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, माइनस कर देंगे, क्योंकि हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा और हम बदले में क्या खरीद लेंगे, माल खरीद लेंगे। तो माल तो आया है, तो हमने माल को तो स्टॉक में तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, पर कैश तो चला गया है ना, तो कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 35,000 रुपए का उधार माल था, तो 35,000 रुपए का उधार माल से हमारे क्या बन जाएंगे भैया, लेनदार बन जाएंगे, हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे। तो वहां पर जाके क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। तो पहले तो हमारे को 285 मशीनरी के तो देने ही थे, अब हमारे को 35 और देने पड़ेंगे जो हम उधार पे ये लेके आ गए। तो हमारे को क्या करनी पड़ेगी, उसकी टोटल लगानी पड़ेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर टोटल लगानी है। तो देखो कैश कितना बच गया, अब 1,05,000 ही रह गया। स्टॉक हमारा बढ़ गया, स्टॉक हमारा बढ़ के कितना हो गया, 1,65 का हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। मशीनरी हमारी 3 लाख रुपए ऐसी की ऐसी बनी हुई है। 5 लाख रुपए का हमारा बैंक का शेष भी ऐसा का ऐसा बना हुआ है, और 1 लाख रुपए का हमारा फर्नीचर भी ऐसा का ऐसा बना हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे जो लेनदार हैं उनमें भी परिवर्तन आ गया है। पहले 285 के ही लेनदार थे, अब हमने 35,000 रुपए का और उधार माल खरीद लिया, तो अब हो गए भैया 3,20,000 रुपए के क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर हो गए। और यहाँ पर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, 8,50,000 रुपए हमारी कैपिटल ऐसी की ऐसी बनी हुई है। देखो टोटल लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले असेट साइड टोटल लगा लेता हूँ मैं, 1,05,000 रुपए है, 1,65,000 रुपए है, 3 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, और उसके बाद में 1 लाख रुपए है। तो यहाँ की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों सबकी मिला के 11,70,000 रुपए। लाइबिलिटी साइड की लगा लेते हैं, 3,20,000 और 8,50,000। यहाँ की भी टोटल आ रही है मेरे दोस्तों मिला के 11,70,000 रुपए। हर बार ये टोटल क्या करनी चाहिए मेरे दोस्तों, मैच करनी चाहिए। अगर ये टोटल मैच नहीं करेगी ना, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं बहुत भारी गलती कर दी है, सुधारने की जरूरत है। अब देखो क्या करेंगे, हटा देते हैं इस टोटल को, तो बस आपको बताने के लिए था वो। तो अब हम तो क्या करेंगे, आगे पॉइंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। छठा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, छठा पॉइंट बोल रहा है 45,000 रुपए मूल्य का माल 60,000 रुपए नगद पर बेच दिया। ये क्वेश्चन करने से पहले ना आप थोड़ी सी एक चीज समझना। क्या समझना है आपको, देखो ऐसा है कि ये जो आपकी कैपिटल है ना, कैपिटल, इस कैपिटल में क्या क्या चीजें ऐड होगी, इसमें ऐड हो जाएगा भैया प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा, आपने माल बेचा, 10,000 का माल 15,000 में बेच दिया, तो 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वो जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, कैपिटल में जुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिट की बजाय क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस क्या कर देंगे, आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा।
ऐसे ही अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है साल के बीच में, अगर आपने और पूंजी लगाई है, अतिरिक्त पूंजी लगाई है जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल और लगाई है तो क्या कर देंगे, हम उसको जोड़ देंगे। और अगर आपने पूंजी निकाल ली है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे भैया, ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्राइंग्स मतलब आहरण। आहरण का मतलब हो गया अपने निजी उपयोग के लिए अगर उसने कोई धन निकाला है या कोई संपत्ति निकाली है, निजी उपयोग के लिए निकाली है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आहरण। अगर व्यवसाय में से व्यवसाय के स्वामी ने कुछ आहरण भी करा है तो उसे हम कैपिटल में क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस करने वाली चीजें क्या है, माइनस करने वाली चीजें भैया तीन चीजें हैं, दो ही चीजें माइनस करने की, देखा जाए तो तीन कर लेते हैं। देखो, एक तो लॉस माइनस हो जाएगा, एक एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। एक्सपेंस मतलब कोई भी खर्चा करा, जैसे हमारे यहाँ पर हमने बिजली का बिल दिया या ढुलाई दी या वेजेस पेड करा, फ्राइट पेड करी है हमने, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दिया है, किसी को सैलरी दी है हमने, किराया दिया है हमारे मकान का, ये सब क्या कहलाएगा, खर्चा कहलाएगा। तो अगर खर्चे करें तो खर्चे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर माल बेचने से हमें नुकसान हुआ है तो वो नुकसान भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसके बाद में आप देखो कि अगर कोई आहरण करा है, तीसरे नंबर पर आ गया आपका आहरण, तो वो आहरण भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ऐड करने वाली चीजें तो क्या है, प्रॉफिट है और एडिशनल कैपिटल लगाइए तो ये क्या होगी मेरे दोस्तों, ऐड होगी। अब आ जाओ वापस से इस क्वेश्चन पे, इसको भैया याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। ये जो है ना, ये चीज याद रखने वाली चीज है। इसको अगर ढंग से नहीं देखा तो अकाउंटिंग इक्वेशन में गड़बड़ी होती है। जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है ना मेरे दोस्तों, वो कैपिटल वाली चीजों के अंदर ही होती है, क्योंकि हम इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं इसको। अब देखो क्या करना है, वापस आ जाते हैं। हमने छठे पॉइंट में पढ़ा था कि 45,000 रुपए का माल 60,000 रुपए में नकद पर बेचा है हमने। तो देखो ऐसा है, यहां पर क्या हो रहा है, परचेज गुड्स। अब हम देखो माल खरीद रहे हैं, माल जब हम खरीदेंगे, सॉरी खरीद कह रहे हैं, माल बेच रहे हैं, परचेज क्यों लिख दिया मैंने, मिटाना पड़ेगा इसको। हम यहाँ लिखेंगे भैया सेल्स गुड्स। माल हम बेच रहे हैं, यहाँ पर माल था 45,000 रुपए का, तो देखो ये रहा इसका स्टॉक, माल चला जाएगा ना आपके यहाँ से, स्टॉक चला जाएगा, तो स्टॉक में से 45,000 रुपए क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। पर आपने बेच कितने में दिया उसको, आपने बेच दिया उसको 60,000 रुपए में। इसका मतलब जो आपके पास में जो नकद आया है, वो नकद कितना आया आपके पास में, 60,000 रुपए। तो कैश में कितना जोड़ देंगे, 60,000 रुपए जोड़ेंगे। देखो आ रहा है ना कैश, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। स्टॉक हमारे यहां से जा रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 60 माइनस 45, जो दोनों के बीच का 15,000 का डिफरेंस है, ये 15,000 क्या है, हमारा प्रॉफिट है। 45 का माल था, 60 में बेच दिया, तो ये जो 15,000 का प्रॉफिट है, ये क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल में जाके ऐड कर दूंगा। अभी अभी जो मैंने आपको समझाया था वही वाली चीज है यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, आपको लगानी है भैया इसकी यहाँ पर टोटल। इसको भी बढ़ा देते हैं अपन, और इधर भी बढ़ा देते हैं, और इधर भी बढ़ा देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलें देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे ये बोल रहा है कि 80,000 रुपए मूल्य की वस्तुओं का 1,25,000 रुपए में उधार विक्रय किया। देखो अब की बार क्या करा है हमने, विक्रय करा है, पर अब की बार उधार विक्रय करा है। तो देखो होगा क्या, यहां पर हम कर देंगे भैया क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल में क्या करना है, माल आपके पास में कितना चला गया, 80,000 रुपए का माल चला गया। तो क्या करेंगे, अच्छा हमने टोटल नहीं लगाई, रुको 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 रुको, हमने पहले वाले की टोटल तो लगाई ही नहीं है। देखो ऐसा है कि 1,65,000 तो क्या हो जाएगा आपके पास में, कैश हो जाएगा। 1,65,000 आपके पास में स्टॉक था, जिसमें से 45,000 का स्टॉक क्या हो गया, चला गया। तो यानी 1,20,000 रुपए का स्टॉक अब आपके पास में रह गया। मशीन में कोई परिवर्तन नहीं था, 3 लाख रुपए की मशीन ऐसी कैसी थी, 5 लाख रुपए का आपका जो फर्नीचर था वो ऐसे कैसे ही था, और 1 लाख रुपए के आपके ये लास्ट में फर्नीचर ऐसा का था। 5 लाख रुपए का क्या था, बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो 5 लाख रुपए ऐसे कैसे था। हमारा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, इसमें अमाउंट लिखने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 5K 3K 1K ऐसे लिख देंगे, के मतलब लैख हो जाएगा, है ना।
1000 होता है। आगे देखते चलो, 3,20,000 रुपये, ऐसे कैसे, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8,65,000 रुपये ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं आपके 7वें पॉइंट की तरफ, जिसमें ये ऐसे बोल रहा है कि 80,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं 1,25,000 रुपये में उधार बेची। तो देखो सीधी सीधी बात है, माल तो कितने का चला गया आपके यहाँ से, 80,000 रुपये का माल चला गया, तो स्टॉक में से तो माइनस कर दो भैया 80,000 रुपये। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे आपने क्या करा है, बेचा है। अब आपके यहाँ से 80,000 रुपये का तो माल क्या हो गया, चला गया। अब क्या कैश आया, क्या नहीं, आपने तो क्या करा था, उधार बेचा था। तो भैया यहाँ पर एक नया ही आइटम बन जाएगा, यहाँ पर आपके बन जाएंगे भैया डेटर। डेटर वे लोग होते हैं जिनको आपने उधारी में क्या करा होता है, माल बेचा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, डेटर लिखेंगे। भैया इधर का आइटम लिख रहा हूँ मैं, इधर ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा कम हो रहा है। 1,25,000 रुपए के क्या हो जाएंगे, हमारे देनदार हो जाएंगे। अब देखो हमने 80,000 का माल 1,25 में बेच दिया, तो 45 का क्या करा है हमने, यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट हम कहाँ जाके ऐड कर देंगे, हमारा वही कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। अब देखो सारी चीज़ें हो गई हैं, इस वाले पॉइंट की चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ लगानी पड़ेगी। तो देखो 1,65 का तो हमारा कैश ऐसा का ऐसा ही है, हमारा स्टॉक कम हो गया। अब स्टॉक कितने का बच जाएगा, 1,20 के अंदर से अगर हम 80 माइनस कर देंगे, अब 40,000 रुपये का ही स्टॉक हमारा रह गया। 3,00,000 रुपए की क्या हो गई है, हमारी मशीनरी है। 5,00,000 रुपए का क्या है, हमारा बैंक में बैलेंस है। और 1,00,000 रुपए का क्या है, हमारा फर्नीचर है। इसके बाद में हमारा 1,25 का क्या है भैया, देनदार है। अरे एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना इसको, कैसे ना कैसे करके। तो मैंने उसको क्या कर दिया, छोटा लिख दिया, जीरो लिखने में क्या लग रहा था, अपना ज़्यादा स्पेस ले रहा था। तो 3,20,000 रुपये के ये तो क्रेडिटर ऐसे के ऐसे आ गए। यहाँ पर हमारा 8,65,000 तो पहले ही थे, 45,000 रुपये क्या कर देते हैं हम, और जोड़ देते हैं प्रॉफिट के, तो 9,10,000 रुपये आ गए। चलो यार टोटल लगा के चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, दोनों साइड बराबर आ रही है नहीं आ रही है देख लेते हैं। तो 9,10,000 और 3,20,000, तो यहाँ पर कितने हो गए, 12,30,000 रुपये आपकी टोटल आ रही है इधर की लगा लेते हैं। देखो क्या बोलता है, 1,65 तो है आपका कैश, इसके बाद में 40 है आपके पास में स्टॉक, 3,00,000 का हो गया आपका मशीनरी, 5,00,000 का हो गया आपका ये बैंक, और 1,00,000 का हो गया आपका फर्नीचर, और 1,25 का हो गया आपका देनदार। तो देखो 12,30,000 रुपये इन सब की भी क्या आ रही है, टोटल आ रही है आपकी। टोटल क्या हो रही है मेरे दोस्तों, मैच कर रही है बस, और क्या चाहिए, टोटल मैच करनी चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। ठीक है, हो गया यहाँ पर खेल बराबर। अब हम बढ़ते हैं भैया हमारे अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं जरा क्या बोलता है अगला पॉइंट, यानी 8वां पॉइंट। तो 8वें पॉइंट में ये बोल रहा है कि वस्तु माल के पूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए 35,000 रुपये मूल्य के चेक जारी करें। यानी हमने क्या करा था, जो हमारे सप्लायर थे, यानी ये जो हमारे जो क्रेडिटर है ना, इन क्रेडिटर को पैसे देने हैं, बन गया। अब तो हिसाब भी बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या करा, इनको 35,000 रुपये क्या कर दिए, 35,000 रुपये का चेक दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसे दिए भैया, पर कैश नहीं दिया, क्या दिया, चेक दिया। जब हम चेक देंगे तो पैसा कहाँ से कटेगा भैया, पैसा कटेगा बैंक से। तो ये देखो, ये जो बैंक वाला कॉलम है ना, जो आपका 5,00,000 रुपए वाला जो है, ये बैंक का कॉलम है। तो इस 5,00,000 रुपए में से हमारे को क्या माइनस करने पड़ेंगे, 35,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे बैंक में से। ठीक है, और 35,000 रुपए ही माइनस करने पड़ेंगे आपके किधर से, क्रेडिटर में से, क्योंकि अब वो क्रेडिटर रहे नहीं, हमने उनको कर दी पेमेंट। हो गया काम। तो भैया हो गया भैया, बात खत्म। अब क्या करना है आपको, बस लाइन खींचो, बात खत्म करो। ये देखो हो गया। अब क्या करना है आपको, ये 1,65 ऐसे का ऐसे ही आएगा, प्लस 40 प्लस 3,00,000 प्लस, अब इसमें 5,00,000 में से कम हो गया ना 35,000 रुपये, तो अब चेंज हो जाएगा यहाँ पर 4,65,000।
4,65,000 रुपीज़ आपके क्या आ गए, बैंक में रह गए। और 1 लाख आपके हो जाएंगे भैया किसका, फर्नीचर। और वो 1,25,000 के देनदार आपके थे जो ऐसे के ऐसे ही। अब इसमें से भी देखो 3,20,000 में से आपको माइनस करने पड़ेंगे 35,000 रुपये, तो आ जाएगा आपका 2,85,000 इधर आ गया। और 9,10,000 रुपये आपके ऐसे के ऐसे कैपिटल में बने हैं जो बने ही हैं। ठीक है, हो गया आपका ये वाला पॉइंट। अब आगे देख लेते हैं भैया 9th वाला पॉइंट। 9th वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ग्राहक से 75,000 रुपए का चेक प्राप्त करा। तो देखो ऐसा है, इसको देख तो रहे हो ना, अच्छे से समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे होता जा रहा है पूरा, ये ऐसा होता जा रहा है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्या करना है, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा हमें, इसको बड़ा कर देते हैं यार थोड़ा सा है। अब देखो चले आगे, ग्राहक से 75,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ। यानी ये जो ग्राहक है, ये जो देनदार हैं हमारे 1,25,000 रुपए के, लास्ट में जो देनदार लिखे हुए हैं, इन्होंने क्या करा, हमारे को 75,000 रुपए का चेक दे दिया। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9th पॉइंट और यहाँ डालेंगे रिसीव फ्रॉम डेटर। चेक मिला है तो कैश में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इसको, बैंक में लिखेंगे। तो आपका बैंक चल रहा है 4,65,000 रुपए, इसमें हम क्या करेंगे 75,000 रुपए और जोड़ देंगे। और जो देनदार है वो देनदार में से 75,000 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अब आपके देनदार क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि क्या कर दिया उन्होंने, भुगतान कर दिया हमारे को, तो कम हो जाएंगे भैया, सीधी सी बात है। तो चलो भैया यहाँ पर फिर से लाइन खींचनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा हमारे को, वो भी जो प्लस माइनस करना है वो करना पड़ेगा, और क्या। तो देखो कैश में कोई चेंज नहीं है, 1,65 का ऐसे का ऐसा ही, 40,000 रुपये का स्टॉक ऐसे का ऐसा ही, 3 लाख रुपए की आपकी मशीनरी ऐसे के ऐसे ही। बैंक में चेंज आ गया, पहले था 4,65,000 रुपये का, अब हो जाएगा भैया 75,000 रुपये का। तो 5,40,000 रुपये का आपका बैंक का बैलेंस हो गया। 1 लाख रुपए का आपका फर्नीचर चले जा रहा है जब से, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आपके अब डेटर्स कम हो गए, क्योंकि डेटर्स ने क्या कर दिया, आपको भुगतान कर दिया, इसमें से 75,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो अब आपके 50,000 रुपये के देनदार ही रह गए हैं। आगे यहाँ पर लाइबिलिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, और 9,10,000 रुपये आपकी कैपिटल में भी कोई भी चेंज नहीं है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने एसेट साइड में 75,000 रुपये एक तरफ तो कर दिए कम, और एक तरफ क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो टोटल अभी भी क्या आ रही है, वही आ रही है। इसलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, 10th पॉइंट, जिसमें बोल रहा है कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 25,000 रुपए की राशि आहरित करी। अब देखो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरित करी, तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स आहरण। राशि निकाली है, इसका मतलब कैश निकाला है, तो कैश में से 25,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और मैंने आपको देखो यहाँ पर अभी नीचे बताया है कि ड्राइंग्स को क्या करते हैं, आहरण को क्या करते हैं, पूंजी में से भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर पूंजी में से भी 25,000 रुपये क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब आपके सारे पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है, आपको फाइनल टोटल लगानी है। यहाँ पर आपका 1,65 का था कैश, जिसमें से 25,000 रुपये क्या कर दिए, आहरण कर लिए। तो आपका कैश बच गया मेरे दोस्तों 1,40,000 रुपये का। 40,000 रुपये आपके बैंक के स्टॉक का ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपए का आपका मशीनरी है, 5,40,000 रुपये आपके बैंक में पड़े हैं, और 1 लाख रुपए का आपका फर्नीचर है, और 50,000 रुपये की क्या आपके देनदार हैं। इसके बाद में 285 के आपके लेनदार बने हुए हैं ऐसे के ऐसे ही। और यहाँ पर 9,10,000 रुपये की पूंजी थी, पर हमारे को ये आहरण माइनस करना पड़ेगा। तो 8,85,000 रुपीज़ का क्या हो गया, आपका कैपिटल आ गई। अब आपको करना क्या है, देखो करना ये है कि ये जो है ना, टोटल लगा के बतानी है आपको क्या करना है, इधर असेट साइड टोटल लगानी है। 1,40,000 प्लस 40,000 प्लस 3 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000। तो इधर की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 11,70,000 रुपये असेट साइड टोटल आ रही है। बीच में लगाना है ऐसे, इजिकल्स टू लाइबिलिटी आ रही है आपकी 2,85,000 प्लस आपकी कैपिटल हो जाएगी
85, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 8,85,000 प्लस 2,85,000, तो यहाँ की टोटल भी कितनी आ रही है 11,70,000 रुपये। यानी आपकी असेट जो है वो आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के क्या है, बराबर है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। और ये अकेला क्वेश्चन पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ध्यान क्या रखना है, कुल मिला के आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जो भी आइटम आ रहा है, जैसे कैश आ रहा है तो कैश में जोड़ देना, कैश जा रहा है तो माइनस कर देना, परचेस करेंगे कोई भी आइटम तो कैश जाएगा, अगर हमने पेमेंट करी है तो कैश में से माइनस करना, पेमेंट नहीं करी है कोई सामान खरीदते वक्त तो क्या बन जाएंगे, वो हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने माल को क्या करा है, बेचा है, तो माल को बेचोगे तो पैसा आएगा, तो अगर कैश में बेचा है तो कैश में ऐड कर देंगे, और अगर कैश में ना बेच कर क्या करा है, उधार में बेचा है, तो हम क्या करेंगे, उसके हमारे बना देंगे भैया डेटर्स। ठीक है, यहाँ पर खास तौर से कैपिटल का ध्यान रखना है कि कैपिटल में कौन कौन से आइटम ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ना, ये नीचे आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कैपिटल वाला पॉइंट है ना मेरे दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और कैपिटल में ऐड होता है आपकी एडिशनल कैपिटल। इसके बाद में मैं बात करूँ, लॉस माइनस हो जाएगा, कोई खर्चा कराए तो माइनस हो जाएगा। खर्चे करें मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमारे सैलरी, रेंट और ये सब चीज़ें नहीं आई हैं, पर अगर क्वेश्चन में सैलरी दी होती, क्वेश्चन में अगर रेंट दिया होता, तो क्या करते हैं हम, वो रेंट आपने दिया है मान लो, तो रेंट आपने क्या कैश ही दिया होगा, रेंट भाई किराया हम दे रहे हैं तो काई में दे रहे हैं, कैश ही दे रहे हैं, ईंटे भाटे तो देंगे नहीं उसको, तो कैश में से क्या कर देंगे, रेंट को माइनस कर देंगे, और उसको कैपिटल में से भी जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या है, वो हमारा एक खर्चा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आहरण करा है, जैसा कि जो लास्ट वाला 10th वाला पॉइंट आ गया था जिसमें क्या करा था, आहरण करा था, तो वो आहरण को भी क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारा मोटा मोटी आपका जो एक रिवीजन हमने करवाया है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो हमने यहाँ पर करवा दिया है। देखो ये एक रिवीजन है, ठीक है ना। इस आप सिर्फ ये अकेला वीडियो देखकर आप सोचें कि आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, तो वो पूरा चैप्टर तो नहीं आने वाला। बट हाँ, अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो ये वीडियो देख के आप एग्जाम में क्वेश्चन 70 से 80% तो सही करके आ जाओगे, ये बात तो तय है। ये जो वीडियो देखा है, अगर आपने ये वीडियो करके भी अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आ रहे हो, उसके सिवा अगर आपने कुछ नहीं करा है, तो भी आप अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को 70 से 80% तक सही करके आ जाओगे, मार्क्स मिल जाएंगे। हर पॉइंट के अपने अलग मार्क्स होते हैं इसके अंदर। तो मेरे दोस्तों, अब हमें विदा दीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए क्या रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे। जय हिंद।